कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी रहने लायक नहीं बची। जिस धरती को हम जानते हैं वो हजार साल पहले खत्म हो चुकी है। इंसानों के सामने बस एक ही रास्ता बचा था कि वो नए प्लेनेट की खोज करें जहाँ पृथ्वी की तरह साफ हवा और पानी मौजूद हो। पूरी मानव जाति को बचाने के लिए यूनाइटेड रेंजर कॉर्प्स नाम की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका मकसद था धरती से इंसानों को सुरक्षित निकालकर उन्हें किसी नए प्लेनेट पर बसाना। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिल गया जहाँ का एटमॉस्फेयर इंसानों के रहने लायक था। यहाँ पृथ्वी जैसी हरियाली और साफ पानी की नदियां थी। लेकिन जैसे ही इंसानों ने वहाँ कदम रखा उन्हें पता चला कि उस प्लेनेट पर पहले से ही जीवन मौजूद था और वहाँ के लोगों ने इंसानों को अपने प्लेनेट के लिए खतरा माना। उन्हें लगा कि ये घुसपैठिए उनके प्लेनेट का भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने अपने प्लेनेट का किया था। इसलिए उन्होंने इंसानों को खत्म करने के लिए उन पर मॉन्स्टर्स छोड़ दिए। इन मॉन्स्टर्स को इंसानों ने अर्शा नाम दिया। ये दिखने में तो डरावने थे ही, लेकिन उनकी सबसे खतरनाक बात थी कि वो डर को सुन सकते थे। मतलब अगर कोई इंसान घबराया तो उनका मरना तय था। उन मॉन्स्टर्स ने फिर से इंसानों को खत्म कर दिया और देखते ही देखते उनकी तादाद इतनी कम हो गई कि अगर वो कोई सोल्यूशन नहीं निकालते तो इंसानियत का नामो निशान मिट जाता। लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि 1000 साल तक उनसे लड़ने के बाद आखिरकार इंसानों ने इस खतरे का हल खोज निकाला। साइफर रेज नाम के सोल्जर को पता चला कि ये मॉन्स्टर सिर्फ डर को महसूस करके अपने शिकार की तलाश करते थे। मतलब अगर कोई डरेगा ही नहीं तो ये मॉन्स्टर्स उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। साइफर डर को काबू करने वाला पहला इंसान बना और धीरे धीरे उसने अपने जैसे कई सोल्जर्स ट्रेन किए। साइफर की लीडरशिप में उन सोल्जर्स ने सभी मॉन्स्टर का सफाई कर दिया और फिर इंसानों ने प्लानट पर कब्जा कर लिया। इंसानों को उनका नया घर मिल गया, लेकिन उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ वही किया जो वो हमेशा करते आए थे। इंसानों ने उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो रेंजर बनने की कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। इन्हीं में से एक है किताई, जो कोई और नहीं बल्कि खुद कमांडर साइफर रेज का बेटा है। किताई ने ठान लिया था कि वो एक महान रेंजर बनेगा और उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देगा। उसके अंदर इस नफरत की वजह थी उसकी बहन, जिसे उन मॉन्स्टर्स ने उसकी आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। किताई ने रेंजर बनने के लिए सालों तक मेहनत की, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसे पता चला कि वो फेल हो चुका था। कमांडर ने उसे बताया कि वो हर टेस्ट में बाकियों से बेहतर था, लेकिन बैटलफील्ड में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। निराश होकर किताई ने उनके फैसले का विरोध किया, लेकिन कमांडर ने साफ कह दिया कि वो अभी तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर कमांडर साइफर एक और मिशन से वापस लौटा था। घर पर उसकी वाइफ आया ने उसका वेलकम किया, लेकिन जब उसने डिनर के वक्त किताई से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछा तो किताई ने बिना कुछ कहे खाना छोड़ दिया। साइफर ने गुस्से में उसे रुकने को कहा, मगर किताई ने उसके ऑर्डर को नहीं सुना। असल में साइफर किताई को कभी अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं करता था। उसके लिए वो सोल्जर था और वो चाहा था कि उसका बेटा उसे डैड नहीं बल्कि सर कहकर पुकारे। फाया ने साइफर से कहा कि वो किताई को अपने साथ किसी मिशन पर ले जाए, इससे वो सीख पाएगा कि एक रेंजर बनना कैसा होता है। उसने बताया कि किताई खुद को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता है। शायद यही वजह है कि वो खुद को साबित करना चाहता है। अगले दिन साइफर और किताई अपने मिशन के लिए तैयार होते हैं। ये कोई आम मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफर था जो किताई की काबिलियत की असली परीक्षा लेने वाला था। जाने से पहले एक सोल्जर जो एक भयानक क्राइम में अपनी तारीख खो चुका था साइफर के पास आता है। उसने इमोशनल होकर साइफर को थैंक यू कहा और कहा कि अगर आज आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। लड़खड़ाते हुए वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है और कमांडर को सैल्यूट करता है। किताई ये देखकर समझ जाता है कि उनके पिता सिर्फ सोल्जर नहीं थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे जिनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था। इस बीच रेंजर्स अपने शिप पर एक खूंखार रूसा को पिला रहे थे जिसे वे एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। सभी लोग स्पेसशिप में सवार होते हैं और वो अंतरिक्ष की गहराइयों में उड़ान भरता है। सफर के बीच में साइफर किताई से कहता है कि अपनी सीट की पैर बांध दो और थोड़ा आराम कर लो। सभी सैनिक आराम कर रहे थे, लेकिन किताई सो नहीं पाता और बेचैन होकर उठ खड़ा होता है। किताई की नजर जहाज के उस हिस्से पर जाती है जहाँ पर उस मॉन्स्टर को रखा गया था। वो उस मॉन्स्टर को देखने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है एक रेंजर उसे रोक देता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ आना मना है। लेकिन दूसरे रेंजर्स उसे बताते हैं कि थोड़ा नरमी से पेश आओ, ये हमारे कमांडर का बेटा है। वहाँ खड़े कुछ सैनिक उसे मॉन्स्टर के पास जाने देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो भी अपने पिता की तरह बेखौफ है या नहीं। लेकिन वो जैसे ही उसके पास जाता है वो मॉन्स्टर तुरंत किताई के डर को सूंघ देता है और उस पर बुलवाने लगता है। उधर साइफर अचानक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। किताई तेजी से अपनी सीट पर लौटता है और खुद को कसकर बांध लेता है। तभी साइफर पायलट से पूछता है कि आसपास कोई एस्ट्रॉयड तो नहीं। पहले तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ ही देर में स्पेसशिप के स्कैनर स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉयड शावर के सिग्नल को पकड़ लेते हैं। अचानक एस्ट्रॉयड्स की बारिश शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पत्थर जहाज से टकराने लगते हैं, जिससे पूरा जहाज जोरों से हिलने लगता है। अंदर भगदड़ मच जाती है, लेकिन किताई अपनी सीट से बंधा हुआ बस कांपता रहता है। साइफर तुरंत ऑर्डर देता है कि वॉर होम में एंटर करो। उनके पास ये करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन सबकी जान बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पायलट किसी तरह स्पेसशिप को तूफान से बाहर निकालते हैं, लेकिन उनका जहाज बुरी तरह डैमेज हो चुका था। उनके लिए अब आगे उड़ान भरना नामुमकिन था। वर्म होल से निकलने के बाद वो एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट हो गए थे जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए था। पायलट से एक पुराने प्लेनेट का पता लगाते हैं और ये प्लेनेट था अर्थ। लेकिन अब ये वही धरती नहीं थी जिसे इंसानों ने 1000 साल पहले छोड़ा था। अब ये एक क्लास 1 क्वारंटीन प्लेनेट था। इंसानों के जाने के बाद पृथ्वी ने खुद को ठीक तो कर लिया, लेकिन अब यहाँ रहना इंसानों के घातक था। साइफर ने उन्हें उस प्लेनेट पर लैंड करने से मना किया, पर उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही जहाज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है उनकी स्पेसशिप टुकड़ों में बिखरने लगती है। धरती पर 1000 साल बाद इंसानों ने फिर से कदम रखा, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ समय बाद जब किताई होश में आता है तो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है। डरते डरते उनके पास जाता है और देखता है कि साइफर की दोनों टांगें टूट चुकी थी। उनका पूरा क्रू मारा गया था और जहाज के पिछले हिस्से की कोई खोज खबर नहीं थी। जहाज के उसी हिस्से में उस मॉन्स्टर को कैद किया गया था। साइफर को पूरा यकीन था कि शायद वो मॉन्स्टर मर चुका होगा, लेकिन फिर भी उसने किताई को सतर्क रहने की हिदायत दी। अब उनकी वापसी का एकमात्र सहारा था वो इमरजेंसी ट्रांसमीटर, जिससे सिग्नल भेजकर वो अपनी रेस्क्यू टीम को बुला सकते थे। लेकिन जब किताई और साइफर ने ट्रांसमीटर की जांच की तो उन्हें पता चला कि उनका ट्रांसमीटर टूट गया था। फिर किताई अपने पिता को जहाज के कंट्रोल पैनल तक ले जाता है जो अभी काम कर रहा था। साइफर वहां से पता लगाता है कि जहाज के पिछले हिस्से में एक और सिग्नल ट्रांसमीटर था, लेकिन वो उनसे 100 किलोमीटर दूर गिरा है। अब कोई और रास्ता नहीं था।
अगर उन्हें घर लौटना है तो उन्हें उस हिस्से तक पहुंचना ही होगा। पर साइफर अब चलने की हालत में नहीं था, इसलिए ये जिम्मेदारी किताई के कंधों पर थी। साइफर किताई को वार्निंग देता है कि अब ये प्लेनेट वो प्लेनेट नहीं रहा जिसे हमने छोड़ा था। पिछले 1000 सालों में यहाँ के क्रिएशंस इंसानों को मारने के लिए विकसित हो चुके हैं। साइफर किताई को एक वेपन, एक कम्युनिकेटर और 6 ऑक्सीजन कैप्सूल देता है जो उसकी कम ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में सांस लेने में मदद करेंगे। उसने कहा हर कुछ घंटों में एक कैप्सूल लेना, वरना यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसके बाद किताई उस दूसरे हिस्से को ढूंढने निकल पड़ता है। वो ढलान पर चढ़ता है और जब ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि धरती अब भी जिंदा थी। हर तरफ हिरण, पक्षी और बड़े बड़े पेड़ थे, पर उसे नहीं पता था कि ये सुंदरता बस एक धोखा थी। असल में यहाँ की हर एक चीज उनकी जान लेने के लिए तैयार बैठी थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है। साइफर उसे ऑर्डर देता है कि हर रात किसी गर्म जगह तक पहुंचना जरूरी है, वरना यहाँ की ठंड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोपहर होते होते किताई घने जंगलों में पहुंच जाता है। साइफर कंट्रोल पैनल पर एक जीव को उसकी ओर बढ़ते हुए देखा है। उसने कहा रुको, कोई तुम्हारी ओर आ रहा है। लेकिन जैसे ही किताई पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक बड़ा और खतरनाक बंदर उसके सामने खड़ा था। डर के मारे किताई एक पत्थर उठाकर बंदर के ऊपर फेंक देता है, लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अचानक बंदर एक पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ता है। किताई अपनी जान बचाकर भागता है और आखिर में वो एक नदी में छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है। किताई जैसे ही पानी से बाहर आता है वो देखता है कि उसके हाथ पर एक जहरीली जोंक चिपकी हुई थी। वो हड़बड़ी उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोंक पहले ही अपना जहर छोड़ चुकी थी। धीरे धीरे किताई की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और उसका शरीर सूना पड़ने लगता है। साइफर उसे कहता है कि मेडिकल किट से एंटीडोट दिखा दो। किताई किसी तरह इंजेक्शन निकालता है और खुद को लगा लेता है, लेकिन दवा लगाते ही वो बेहोश हो जाता है और घंटों तक वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो साइफर ने उसे कहा कि जल्दी उठो, रात होने वाली है। अगर तुम समय पर किसी गर्म जगह तक नहीं पहुंचे तो ठंड तुम्हें मार देगी। जहर का असर अब खत्म हो चुका था, जिसके बाद किताई अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता है। उधर साइफर भी अपने पैरों का ऑपरेशन करता है। वो दर्द से कहते हुए अपनी नसों को जोड़ता है और खून के बहाव को रोकता है, लेकिन वो जानता था कि उसके पास समय कम था। कुछ घंटे बाद किताई आखिरकार पहले चेक पॉइंट पर पहुंचता है। वो अपना सारा सामान चेक करता है और पाता है कि उसके ऑक्सीजन वाले 2 कैप्सूल टूट चुके थे। अब उसे तेजी से ट्रांसमीटर तक पहुंचा था, वरना वो सांस नहीं ले पाएगा। अगर साइफर को ये पता चल जाता तो वो उसे तुरंत वापस लौटने को कहता। इसीलिए जब साइफर मिशन की अपडेट मांगता है तो किताई झूठ बोलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद किताई अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने पहली बार घोस्टिंग टेक्निक कैसे सीखी। घोस्टिंग एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें इंसान का डर एकदम खत्म हो जाता था और वो उन मॉन्स्टर्स के लिए इनविजिबल हो जाते थे जो डर को भागकर शिकार करते हैं। साइफर ने उसे बताया कि जब मुझ पर हमला हुआ था तब मैंने मान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ। इससे उसका डर गायब हो गया। ये पहली बार था कि मैंने महसूस किया कि उर्सा मुझे देख नहीं पा रहा था। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और उसे मार डाला। किताई अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और कहानी सुनते सुनते वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह होते ही किताई ने अपना सफर जारी रखा। आधे दिन के सफर के बाद साइफर ने महसूस किया कि आसपास ऊर्जा के मौजूद होने के संकेत हैं। जल्द ही किताई एक बड़े झरने के पास पहुंचा। उसे इसे पार करना था, लेकिन इससे पहले साइफर ने उसे अपने ऑक्सीजन कैप्सूल की जांच करने के लिए कहा। जल्द ही साइफर को पता चल गया कि किताई ने उसे झूठ बोला था। उसके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन बची थी। उसने तुरंत किताई को वापस आने को कहा, लेकिन किताई ने कहा कि मैं 2 कैप्सूल में भी वहां तक पहुंच सकता हूँ। अपने पिता के मना करने के बाद भी किताई ने चट्टान से छलांग लगा दी। उसने अपने विंग सूट का यूज करके हवा में डायरेक्शन को कंट्रोल किया। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन तभी एक विशाल पक्षी उस पर हमला कर देता है। उसने अपनी चोट से किताई के कम्युनिकेशन डिवाइस को तोड़ दिया, जिससे उनका कनेक्शन भी टूट गया। कुछ देर बाद जब किताई अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को पक्षी के घोंसले में पाता है, जहाँ चारों ओर के छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल सके, घोंसले पर जंगली पैंथर्स का झुंड हमला कर देता है। वो चील अपने घोंसले की रक्षा करने के लिए पैंथर से लड़ने लगती है और किताई भी घोंसले के अंदर एक पैंथर से भिड़ जाता है। लेकिन लड़ाई खत्म होने तक उस चील के सभी बच्चे मारे जा चुके थे। चील उनके पास बैठकर रोने लगी और इस मौके का फायदा उठाकर किताई वहां से बाहर निकला। दूसरी ओर साइफर अब अपने सैटेलाइट मॉनिटर के जरिए किताई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ और ही दिखा। 2 रेंजर्स एक पेड़ पर लटके हुए थे। सिस्टम ने सिग्नल दिया कि इस एरिया में ऊर्जा मौजूद है, पर किताई इस खतरे से अनजान था। रात होते ही वो एक गुफा में चला गया, जहाँ उसने ठंड से बचने की याद जलाई। अब उसे अपने दम पर रास्ता ढूंढना था, जिसके बाद उसने दीवार पर एक नक्शा बनाया और उसी रास्ते पर चलते रहने का फैसला किया। अगली सुबह किताई ने देखा कि वही चील उसे लगातार देख रही थी, लेकिन उस पर हमला नहीं किया, जैसे कि उसकी निगरानी कर रही हो। दोपहर होते होते उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी, जिसके बाद उसने अपनी आखिरी ऑक्सीजन कैप्सूल भी इस्तेमाल कर ली। जल्दी पहुंचने के लिए उसने लकड़ियों का एक बेड़ा बनाया और नदी के सहारे आगे बढ़ने लगा। किताई को फिर से जल्दी गर्म जगह खोजनी थी, वरना वो ठंड से जम जाएगा। लेकिन बिना साइफर की मदद के उसे सेफ जोन ढूंढने में परेशानी हो रही थी। धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ी कि सब कुछ बर्फ में तब्दील होने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगी और फिर वो बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब किताई की आंखें खुली तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अभी तक जिंदा था। किसी ने रात में उसे सूखी पत्तियों और टहनियों से ढक दिया था, जिससे उसके शरीर को गर्मी मिली और उसकी जान बच गई। पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पक्षी था जो उसका पीछा कर रहा था। वो खुद सारी रात ठंड में पड़ी रही ताकि किताई को गर्मी मिलती रहे। किताई ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। किताई की आंखों में आंसू आते हैं। उसने मन ही मन उस पक्षी को थैंक यू कहा, जिसने अपने बच्चे की तरह उसकी रक्षा की थी। थका हारा किताई बिना वक्त गवाए आगे बढ़ता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, शरीर दर्द से कहा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। और फिर आखिर में वो जहाज के टूटे हुए पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है। अच्छी बात ये थी कि वो जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी नजर वहां पड़ी एक ऑक्सीजन कैप्सूल पर गई। उसने झटपट उसे उठाया और उसमें बड़ी ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लिया। दोबारा ऑक्सीजन मिलने से वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ी जिसमें उन्होंने उस मॉन्स्टर को कैद किया था। पिंजरा तो क्रैश की वजह से टूट गया था, लेकिन वो मॉन्स्टर वहां नहीं था। किताई का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फटाफट ट्रांसमीटर उठाया और जहाज के पैनल से अपने फादर को मैसेज भेजने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ साइफर दर्द से कराते हुए किसी तरह होश में था। उसकी आंखें जैसे ही स्क्रीन पर अपने बेटे की तस्वीर को देखती हैं, साइफर राहत की सांस लेता है, लेकिन अफसोस तकनीकी खराबी की वजह से किताई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था।
किताई ने ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मौसम में भारी गड़बड़ी के कारण वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। साइफा उसे सिग्नल देने की कोशिश करता है कि उसे किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, लेकिन किताई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो हताश होने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास एक वोल्केनो पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़े, अचानक उसे कुछ महसूस होता है। उसके पीछे कुछ तो था, कुछ तो बहुत भयानक। वो खोया हुआ मॉन्स्टर अब उसकी गंध पा चुका था। साइफा भी अपने मॉनिटर पर ये सब देख रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। किताई के कानों में अपने पिता की बातें गूंजने लगी। उन्होंने कहा था कि डर एक इल्यूजन है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। लेकिन जब वो मॉन्स्टर उस पर झपटा तो उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। वो जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। अचानक वो झरने के पास पहुंचा और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। ठंडे पानी ने उसके शरीर को झंझोर दिया, लेकिन किसी तरह वो दूसरी ओर पहुंच गया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। ठंड बढ़ गई और किताई का शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन उसने किसी तरह ट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर दिया। पर इससे पहले वो मदद का सिग्नल भेज पाता, उस मॉन्स्टर ने उसे जोर से दे पटका। ठीक उसी समय साइफर भी धीरे धीरे मौत की आगोश में जा रहा था। अब किताई पूरी तरह अकेला था और वो भारी भरकम मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। किताई को अपने फादर की कही बात याद आई। उन्होंने कहा था डर कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है, इसे मिटा दो और तुम आजाद हो जाओगे। ये जानकर कि उसकी मौत को टाला नहीं जा सकता, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी भी जैसे ही वो मॉन्स्टर किताई के पास आया, उसने उस पर अटैक नहीं किया और उसके पास से गुजर गया। किताई का दिमाग अब पूरी तरह से शांत था। उसने अपने डर पर काबू पा लिया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाता। शिकार की तलाश में वो इधर उधर हाथ चलाता है, लेकिन डर को भापे बिना वो अंधा था। किताई ने अपनी तलवार निकाली और उस पर एक के बाद एक कई वार किए। इससे पहले कि वो किताई को अपने साथ लेकर वोल्केनो से नीचे गिर जाता, किताई ने अपना आखिरी वार किया और उसे मार डाला। उसने ट्रांसमीटर एक्टिवेट किया और मदद का सिग्नल भेजा। इस बार सिग्नल काम कर गया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आस पर आती है। किताई को तो उन्होंने सही सलामत बाहर निकाल लिया था, लेकिन उसे सिर्फ अपने पिता की चिंता सता रही थी। वो भागकर उन्हें दिखने जाता है और पाता है कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। किताई ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया और कहा कि उसे घर जाना है। साइफर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उससे अपने बेटे पर गर्व था कि उसने इतने मुश्किल हालातों में भी बहादुरी दिखाई और अपने डर पर काबू पाया। आखिर में वो सभी आज को छोड़कर वापस अपने प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हैं और ये प्लेनेट बिना उनकी दखल अंदाजी के इसी तरह फलता फूलता रहेगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।